साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो जुड़ा हुआ है ट्रेडमार्क के इश्यूज से। साथियों कई बार देखा होगा आपने कि आप अच्छा व्यापार कर रहे हैं, आपका प्रॉपर जो है ब्रांड भी है, आपके पास प्रॉपर ट्रेडमार्क भी है, उसके बावजूद भी कुछ लोग ये नहीं चाहते कि आप व्यापार करें। वो आपको रोकने का हर संभव प्रयास करते हैं। जब आप नहीं रुकते हैं तो वो करते हैं साजिशें कि आपको रोका जाए। और उन्हीं साजिशों में एक साजिश ये भी है कि आपका जो ट्रेडमार्क है उसमें कमियां निकाली जाएं और उन कमियों का फ़ायदा उठा करके आपको रोका जाए और कोर्ट से आदेश लेकर के ना केवल आपको बेइज्जत किया जाए अपितु जो आपका गुडविल है, जो आपका स्टेटस है, उसको भी एडवर्सली अफेक्ट किया जाए। तो साथियों जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो कैसे निपटें ऐसे मामलों से और क्या क्या बचाव हमारा हो सकता है। साथियों ये स्थितियाँ तब पैदा होती हैं कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर जो है मार्केट में जिस आर्टिकल में हम डील कर रहे हैं उसमें वो भी डील कर रहे हैं, पर चूँकि हम मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमने ब्रांड बनाया है, पर उससे मेहनत वो नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली वो चाहता क्या है कि आपका व्यापार जो है बंद कर दिया जाए ताकि उसका व्यापार जो है अपने आप आगे बढ़ जाए। तो साथियों जब भी वो ऐसी नीयत से आप पर कार्रवाई करेगा या आपको किसी अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस दिलवाएगा या आप पर कोर्ट केस करेगा, तो वहाँ पर परेशान होने की बजाय किस तरह से हम सामना कर सकते हैं मुसीबतों का, जिस कारण आज का अध्याय उस पर्सपेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों जो मैंने बात आपको बताई है उस पॉइंट पर एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का। पिटिशन नंबर है 713/2015 और जजमेंट है दिनांक 9/6/2023 का। मैसर्स वी केमिकल्स वर्सेस DS स्पाइको प्राइवेट लिमिटेड नाम से जो है ये फैसला है। इस मामले में जो पिटिशनर है उसने एक केस फाइल किया। केस क्या था कि जो अपोजिट पार्टी है वो मेरे ट्रेडमार्क का दुरुपयोग कर रही है। उसका कहना ये था कि भाई मेरे पास एक ट्रेडमार्क है जिसका नाम है स्प्रिंकल, SPRINKLE। क्लियर है। इसके अंदर क्या हुआ कि दो वर्ड्स को जो है ऐड कर दिया रिस्पोंडेंट ने। वो वर्ड थे R and S। वर्ड क्या बन गया? स्प्रिंकलर्स। तो अल्टीमेटली हूबहू सिमिलर डिसेप्टिव ट्रेडमार्क को यूज़ करते हुए मुझे जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो उसका प्राइमरी अटैक क्या था कि इस कंसर्न ट्रेडमार्क को कंसर्न विपक्षी यूज़ ना कर सके, जिसके लिए मुझे स्थायी निषेधाज्ञा दी जाए, मेरे पक्ष में आदेश दिया जाए और उसको जो है रोका जाए। और जब भी मामले जो है दाखिल होते हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के, तो वहाँ पर स्थायी निषेधाज्ञा एक प्राइमरी कंसर्न होता है। दूसरा कहना यह था कि जो गुड्स तैयार हुए हैं जिस पर कंसर्न्ड डिस्प्यूटेड ट्रेडमार्क जो है इंडल्ज हुआ है, ऐसे गुड्स को मार्केट में सेल करने से रोका जाए और जो स्टॉक है उसको तुरंत जो है सीज किया जाए ताकि फर्दर जो है डिस्पर्समेंट ना हो और मेरा फर्दर जो है नुकसान ना हो। ये ज़रूरी इसलिए होता है ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशंस को रोका जा सके। अगर माल बिकता गया तो अल्टीमेटली कंट्रोलिंग करना जो है मुश्किल हो जाएगा, तो माल बनना और माल बिकना दोनों पे जो है रोक लगाई जाए और जो बन गया है जिसका स्टॉक पड़ा हुआ है उसको सीज किया जाए और जो कि अंडर ट्रांजिट है या मार्केट में चला गया है बट बिका नहीं है तो उसको भी जो है बिकने से रोका जाए। तो ये भी प्रेयर जो है यूजुअली की जाती है। तीसरा है कि जो माल बिक गया है, जो प्रॉफिट रेंडर हुआ है, उसका प्रॉपर अकाउंट ये पेश करें और वो प्रॉफिट जो है मुझे दिलाया जाए। चौथा होता है कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, हालांकि मिलता नहीं है पर प्लीडिंग्स जो है होती हैं। और आखिरी में होता है कि जो भी रिलीफ है वो मुझे जो है दिलाई जाए। साथियों इस केस में जब नोटिस प्राप्त हुए कंसर्न अपोजिट पार्टी को, तो अपोजिट पार्टी को एक बात समझ में आई कि केवल एक ही एक्सप्रेशन पे पूरा का पूरा कॉज ऑफ एक्शन जो है टिका हुआ है, वो है स्प्रिंकलर्स। जो मैंने आपको बताया है स्प्रिंकल वर्सेस स्प्रिंकलर्स, ये जो है विवाद क्रिएट हो गया। साथियों डिफेंस यहाँ पर घबराए नहीं। उसने बहुत छोटी सी बात ये कही कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो गलत किसी भाव है ही नहीं, क्योंकि हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं बेसिकली एक जेनरिक नेम है, एक जेनरिक फेज़ है। ऐसे सिनेरियो में कॉमन नेम जो हैं अगर उनको हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके बावजूद भी हमें उन्हें यूज़ करने से और उन एक्सप्रेशंस के साथ व्यापार करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और सेक्शन 9 ट्रेडमार्क एक्ट का हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इवन यहाँ तक भी इम्यूनिटी है कि अगर किसी के पास प्रॉपर ट्रेडमार्क है और वो कहता है कि किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से मुझे नुकसान हो रहा है, पर वो एक्सप्रेशन धारा 9 ट्रेडमार्क एक्ट की कैटेगरी में केवल एक डिस्क्रिप्टिव फेज़ है,
डिस्टिंक्टिव फेज़ नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जो प्रोटेक्शन है उसके तहत उसे किसी भी रूप में व्यापार करने से नहीं रोका जा सकता। क्लियर बात है। जिस कारण का कहना यह था कि जो हम एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं बेसिकली ये डिनोट करता है एक्ट ऑफ स्प्रिंकलिंग को। स्प्रिंकलिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम एक नमक बेच रहे हैं, तो जिस आर्टिकल में नमक को डाल के बेच रहे हैं उसमें छेद है, मतलब ऊपर की तरफ, और उन छेदों में से जो है नमक निकलता है। कई बार देखा भी होगा आपने कि घर में जो है अपने नमकदानी होती है, उसमें छेद होते हैं ऊपर की तरफ, उससे नमक निकलता है। तो बेनिफिट क्या है कि नमक जो है वो कंटेमिनेट नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा और लंबे टाइम तक उसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट यूज़र फ्रेंडली करने के लिए कई बार कुछ फ्रेजेस जो है यूज़ किए रहते हैं जो कि प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसे डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस जो हैं वो किसी भी रूप में ट्रेडमार्क कानून का उल्लंघन नहीं हो सकते। दूसरा तर्क ये था, अटैक ये था डिफेंस का कि हम लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। ये तो है नहीं कि आज ही मार्केट में आए और आज ही जो है आपने केस डाल दिया। हम काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से। अगर आप ये कहते हो कि हम इन्फ्रिंगमेंट कर रहे हैं तो आप सो गए थे क्या? हमारी एक प्रॉपर ब्रांड है, एक प्रॉपर जो है हमारे पास ट्रेडमार्क है, हमारे पास प्रॉपर जो है रजिस्ट्रेशन है, और इन्होंने हवाला दिया प्रॉपर ट्रेडमार्क का जो कि था कैच के नाम से। क्लियर है बात है। तो उनका कहना था कि जब हम प्रॉपर ट्रेडमार्क लिए हुए, प्रॉपर हमारी ब्रांडिंग है और हम किसी भी रूप में आपके प्रोडक्ट को इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में सिर्फ एक एक्सप्रेशन यूज़ कर देने से ये नहीं कह सकते कि हमने ट्रेडमार्क कानून का उल्लंघन कर दिया है। खासकर ऐसा एक्सप्रेशन जिसके कॉन्टेक्स्ट में आपके पास जो है ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन है। अगर आपने वो रजिस्ट्रेशन ले भी लिया है, इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज डिस्टिंक्टिव रादर देन इट इज़ डिस्क्रिप्टिव। तीसरा, अटैक करने से पहले इन्होंने कोर्ट में कुछ ऐसे तर्क रखे जिसके आधार पर कोर्ट को जो है क्वेश्चंस करने पड़े फॉर्मुलेट। और जब भी आप केसेस फाइट करते हैं ट्रेडमार्क के, खासकर डिफेंस साइड से, तो ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में बन जाने चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या था कि जो मार्क बताया जा रहा है खासकर स्प्रिंकलर्स जो कि डिस्प्यूटेड है, क्या ये किसी भी रूप में वॉयलेट करता है ट्रेडमार्क कानून को? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कर रहा है तो ऐसे सिनेरियो में प्रोटेक्शन क्या होगा प्लेंटिफ को? क्लियर है बात है। दूसरी बात है, क्या प्लेंटिफ प्रायर यूज़र था? तीसरी बात है कि जो कंसर्न्ड डिफेंडेंट यूज़ कर रहे हैं मार्क को, वो क्या हूबहू कॉपी है, क्या वो सिमिलर जो है ट्रेडमार्क है, क्या उसको जो है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है या डिसेप्टिव सिमिलर जो है बनाया गया है, ताकि आम जन में जो है वो कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर दे कि जो ये कंसर्न प्रोडक्ट है उसको लेने से लोग जो कंसर्न प्लेंटिव है उसके प्रोडक्ट को ही एंजॉय कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वो प्रोडक्ट वो है ही नहीं। क्लियर है बात है। और चौथी बात है, क्या पासिंग ऑफ थ्योरी को अडॉप्ट करके वो अपने गुड्स को मार्केट में इस तरह से पास ऑफ कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है ताकि अल्टीमेटली जो प्लेंटिव है उसका नुकसान जो है वो कारित कर रहा है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ध्यान देनी होती है डिफेंस को। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमको जो है नुकसान भुगतना पड़ जाएगा। अगर हम केस को फाइट कर रहे हैं, जब तक आपके एफर्ट सिंसियर नहीं होंगे केस को लड़ने के लिए, तब तक आप नुकसान खाते ही रहोगे। तो जब भी आप डिफेंस साइड से आ रहे हो तो इस तरह के बिंदु जो है दिमाग में सेट कर लो कि जो मार्क डिस्प्यूटेड है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है। दूसरी बात है कि जो कानून में इम्यूनिटीज़ हैं वो क्या क्या अवेलेबल हमें हो सकती हैं ऐसा मार्क यूज़ करने पे। तीसरी बात है जो एक्सप्रेशन है क्या ये कॉमन फ्रेज तो नहीं है। चौथी बात, प्लेंटिव प्रायर यूज़र तो नहीं है। कहीं ये तो नहीं कि हम पासिंग ऑफ थ्योरी पे जाके काम कर रहे हो। कहीं ये तो नहीं कि जो कंसर्न एक्सप्रेशन है वो वास्तव में सिमिलर है, डिसेप्टिव सिमिलर है और अल्टीमेटली कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहा हो। जब तक ये प्रश्नावली हमारे माइंड में नहीं है तब तक हम अच्छा जवाब तैयार नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बात है। साथियों, इस केस में ये फैक्ट एडमिटेड है कि दोनों के पास में जो है ट्रेडमार्क है, उनका है स्प्रिंकल के नाम से और इनका है कैच के नाम से। साथियों, बेसिकली अपने केस को पुश करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है फाइल करे प्लेंटिव ने। सबसे पहले बात, उसने पेश किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा जो प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन जो है पेश किया, कब से वो काम कर रहा है वो फैक्ट पेश किया, उसका टर्नओवर क्या होता है वो पेश किया, उसकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में उसका डॉक्यूमेंट पेश किया, वो कितना अमाउंट जो है स्पेंड करता है इन द एडवर्टाइजमेंट वो डॉक्यूमेंट जो है पेश किए। साथियों, जिस कारण इनका बार बार कहना यह था कि चूँकि हमारे पास एक प्रॉपर ट्रेडमार्क है स्प्रिंकल को लेके, तो स्प्रिंकलर्स वर्ड को यूज़ करना अपने आप में ही हमारे राइट्स को उल्लंघित करने के बराबर है। जवाब में कहना यह था अपोजिट पार्टी का, भाई हमारे पास भी ट्रेडमार्क है कैच के नाम से। अब उसके नीचे हमने एक वर्ड लिख दिया कैच
स्प्रिंकलर्स, तो बेसिकली स्प्रिंकलर्स जो हम एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं वो है एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट लोगे तो बेसिकली जो आर्टिकल है उसमें कंटेमिनेशंस कम से कम होंगे, और उसमें जो स्थितियाँ आती है ना कई बार कि आर्टिकल जो है ख़राब हो गया या प्रॉपर्ली जो है काम में नहीं आ पाया, तो वो स्थितियाँ पैदा ना होंगी। तो अगर कोई फ्रेज़ कॉमन है, जेनरिक नेम है, तो सेक्शन 9 ट्रेडमार्क एक्ट में प्रोटेक्शन है। ऐसे सिनेरियो में कोई भी रिलीफ जो है प्लेंटिफ को नहीं दी जा सकती। साथियों, कोर्ट ने फैक्ट्स का, सर्कमस्टेंसेस का अवलोकन किया और एक बात पे कोर्ट जो है काफ़ी कन्विंस हुआ। कन्विंस किस पॉइंट पे हुआ कि जो वर्ड है, ये एक्सप्रेशन है स्प्रिंकलर्स, बेसिकली ये इंडिकेट करता है एक्ट ऑफ स्प्रिंकलिंग को, जो मैंने आपसे बताया भी आपको कि मान लीजिए कोई नमकदानी है, उसमें ऊपर छेद है जिससे नमक निकलता है, तो बेसिकली क्या एक्सप्रेशन आएगा कि कोई प्रोडक्ट जो है कंपनी बेच रही है और ख़ासकर वो प्रोडक्ट बेच रही है आपको एक पैट फॉर्मेट में या किसी नमकदानी में, जिससे आप प्रोडक्ट को इजीली यूज़ कर सकते हैं, वो ख़राब भी नहीं होगा और किस तरह से वो मॉइस्चर फ्री रहेगा। तो इस सिनेरियो के अंदर अगर इस तरह की प्रोटेक्शन है जो कि डिस्क्रिप्टिव नेचर है, तो ऐसे सिनेरियो में ये नहीं माना जा सकता कि ट्रेडमार्क कानून का जो है उल्लंघन हुआ। इसके अलावा इन्होंने अपनी सैलरी बताई, इन्होंने अपना टर्नओवर बताया। कुल मिला के इन्होंने कोर्ट को ये कह दिया कि किसी भी रूप में हम ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं जिसके आधार पर यह कह सके कि हम कोई ह्यूज प्रॉफिट कमा रहे हैं या कोई नुकसान जो है कारित कर रहे हैं पिटिशनर का। और यूजिंग द डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, यूजिंग जेनरिक कॉमन वर्ड्स आर नॉट द वायलेशन ऑफ ट्रेडमार्क, ये भी इनका एम्फेसाइज था। सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 ट्रेडमार्क एक्ट पर जो है जोड़ दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे फैसले थे जिस पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं एक्सप्रेशन जो कि कवर है धारा 9 में, तो किसी भी रूप में जो है हम दोषी नहीं हो सकते ट्रेडमार्क के उल्लंघन का। इनका कहना कि ये जो वर्ड है, इस तरह कई ऐसे वर्ड हैं जो कॉमनली यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहला वर्ड है स्टैंडर्ड, क्लियर है, इसका भी जो है डिक्शनरी मीनिंग है और ये जेनरिक कॉमन वर्ड है। इस बात को रिकॉग्नाइज किया ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इन जजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाम रॉकेट इलेक्ट्रिकल्स के जजमेंट में। साइटेशन है 2004 वॉल्यूम 72 दिल्ली पेज 794। दूसरा का कहना था कि एक एक्सप्रेशन है होम सॉल्यूशन, बेसिकली इट इज़ अ कॉमनली यूज एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब, क्लियर है, विच इज़ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। जजमेंट है एशियन पेंट लिमिटेड बनाम होम सॉल्यूशंस रिटेल इंडिया लिमिटेड। जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का कि अगर आपने लिख भी दिया होम सॉल्यूशंस, तो बेसिकली आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो, इट इज़ नॉट अ डिस्टिंक्टिव मार्क। इसके अलावा यूजिंग वर्ड स्काईलाइन इज़ नॉट द वायलेशन ऑफ ट्रेडमार्क कानून, ये व्यू दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ऑफ स्काईलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड बनाम एसएल वासवानी के अंदर। तो कुल मिला के कहना ये था इनका कि जब हमें प्रोटेक्शन है सेक्शन 9 का, तो किसी भी रूप में हमारा जो एक्ट है वो इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आएगा। दूसरी बात, जो हम एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव है, किसी भी रूप में नुकसान पहुँचाने की हमारी नीयत नहीं है। और सेक्शन 17 सब क्लॉज 2 ट्रेडमार्क एक्ट पर जो है उन्होंने विशेषता एम्फेसाइज किया कि अगर कोई मैटर है जो कॉमन है टू ट्रेड, तो ऐसे सिनेरियो में ट्रेडमार्क एक्ट का उल्लंघन जो है नहीं कहा जाएगा। जजमेंट है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का। साइटेशन है आईटीसी लिमिटेड बनाम नेस्ले इंडिया लिमिटेड 2020 एससीसी ऑनलाइन मद्रास पेज 1158। तो इनका बेसिकली कहना यह था कि जो भी एक्सप्रेशंस हैं, जो भी टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं, दीज आर कॉमन एक्सप्रेशन। अगर एक्सप्रेशन कॉमन है टू ट्रेड और कंसर्न बिजनेस, तो ऐसे सिनेरियो में इनको यूज़ कर सकते हैं और इनके यूज़ करने से किसी भी रूप में ट्रेडमार्क की स्थिति का उल्लंघन नहीं होता। तो कोर्ट ने अल्टीमेटली कोई रिलीफ नहीं दिया प्लेंटिफ को, उसका जो पिटिशन था वो खारिज कर दिया और निर्णय हुआ कंसर्न डिफेंडेंट मीन्स डिफेंस के पक्ष में। साथियों, ये फैसला जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात, अगर हम कोई व्यापार कर रहे हैं तो इस बात को अश्योर कर लीजिए कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो टोटल डिफर है फ्रॉम ट्रेडमार्क ऑफ कंसर्न्ड अपोजिट पार्टी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डिसेप्टिव सिमिलर ट्रेडमार्क बनाने की कोशिश करते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई ना कोई स्कीम लगा करके ये शो करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने हूबहू ट्रेडमार्क जो है बना लिया, क्रिएट कर लिया, तो हमको जो है बेनिफिट हो जाएगा। बेनिफिट हो या नहीं हो बात की बात है, बट आपके लिए समस्या क्रिएट हो सकती है। तो अवॉइड यूजिंग द सेम ट्रेडमार्क एज ऑलरेडी यूज बाय अदर पर्सन्स, क्लियर है। दूसरी बात है कि कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने में काम में आते हैं, और अगर उनका अस्तित्व डिक्शनरी में मिलता है तो डेफिनेटली उनको आप यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है बात ये। तीसरी बात है कि सेक्शन 9 ट्रेडमार्क एक्ट का हमें विशेष प्रोटेक्शन देता है। चौथी बात है कि सेक्शन 17 भी हमें विशेष प्रोटेक्शन देता है जो कि जुड़ा हुआ है ट्रेडमार्क कानून से। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी इस तरह के मामले हो जाएं आप पे, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कंसर्न विपक्षी है वो चाहते हैं कि मार्केट में जो है कंपटीशन पैदा हो। तो आप कंपटीशन एक्ट 2002 की लाइट में भी प्लीडिंग्स कर सकते हैं कि ये जो बंदा है ये कंपटीशन को रोकना चाह रहा है, ये चाह रहा है क्रिएट करना मोनोपोली।
जबकि हमारा कोई दोष ही नहीं है और हम पर जो है ये गलत कार्रवाई कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में आप एक्सटॉर्शन का मुकदमा भी अपोजिट पार्टी पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफेमेशन का केस भी जो है फाइल कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगले ने केस कर दिया, उसको लड़ने के बजाय स्ट्रेटेजिकल कैसे लड़ें ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल आप लड़ाई लड़ रहे हैं, सिंपल जवाब दे रहे हैं तो नुकसान आपका ही होगा। तो केस में मजबूती रखने के लिए आप जो कानून के बिंदु हैं उसको प्रॉपर रिसर्च कर लें और उसके लाइट में जवाब फाइल करें। और इसके साथ साथ जो काउंटर अटैक हैं BNS की लाइट में और कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के लाइट में वो तुरंत दाखिल करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका ही दुरुपयोग होगा और अगला जो है फ़ायदा लेगा। तो आपका जवाब, आपका काउंटर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, तभी हमको जो है फ़ायदा होगा। तो देखिए कि कानून में कितनी चीज़ें हैं जो एक तरफ रेमेडीज़ को रोक रही हैं, वहीं दूसरी ओर रेमेडीज़ को इंक्लाइन भी कर रही है। तो वो रास्ते अपनाएं जो रेमेडीज़ हमें ग्रांट करें और हमारे राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करें ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।